अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर किसी को क्वेश्चन करना है पिछले लेक्चर्स के हवाले से तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेटी कैश को। अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे थे प्राइम बुक्स। ऑलरेडी हम 5 बुक्स डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारी सिर्फ 2 बुक्स रह गई हैं और इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम इसको खत्म करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस एक क्लास जो है वो क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्राइम बुक में पेटी कैश। पेटी कैश बुक से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ पेटी कैश, क्यों मेंटेन किया जाता है, इसका मकसद क्या है। देखिए, पेटी कैश जो है ये हम मेंटेन करते हैं इन ऑर्डर टू मीट डे टू डे स्मॉल या पेटी एक्सपेंसेस। पेटी मीन स्मॉल। कुछ बिजनेस आप कर रहे हो, कुछ जैसे होते हैं जो डेली बेसिस पे हम हमारे हो रहे होते हैं डेली बेसिस पर। ठीक है, और हमें उसको एक्सपेंसेस को मीट करना होता है। लेकिन अभी एक क्वेश्चन आता है माइंड में, जब हमारे पास ऑलरेडी कैश होता है, बिजनेस में कैश आ रहा होता है ना, आप सेल कर रहे होते हैं, कैश आता है, आप कस्टमर्स भी आपको दे के जाते हैं, तो सारा जो कैश आता है उसमें से क्यों नहीं एक्सपेंसेस मीट करते हैं? इस वजह से कि हम एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मेंटेन करते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मकसद क्या है, सिस्टम क्यों बनाया जाता है? कंट्रोल सिस्टम इन ऑर्डर टू अवॉइड द फ्रॉड्स, in order to avoid the misappropriations into the business. अगर आप इन एरियाज को ओपन करेंगे तो देयर माइट बी अ चांसेस कि वहां पर फ्रॉड हो जाए, और कैश उन एरियाज में से है किसी भी बिजनेस के जो मोस्ट सेंसिटिव एरिया है, जिसमें इन्वेस्टमेंट करना सबसे आसान और क्लियर है। ठीक है, तो इसलिए हम एक पूरा कंट्रोल सिस्टम डेवलप करते हैं पेटी कैश, और इसमें जो सिस्टम है उसको हम नाम देते हैं इंटरेस्ट सिस्टम। इंटरेस्ट सिस्टम। अब ये कैसे वर्क करता है, जरा ये देख लेंगे। देखिए, एक कैशियर है, आप उसको पहली बात तो इंटरेस्ट सिस्टम में ये होता है कि जितना भी कैश बिजनेस में आता है ना, जितना भी कैश, ऑल कैश कलेक्शंस shall be deposited into bank. Shall be deposited into bank without spending any amount. Without spending any amount on daily basis. अब हमारी कोशिश क्या होती है कि सेम डे बैंक टाइम बंद होने से पहले जितना भी कैश है वो सारा बैंक में डिपॉजिट हो जाए, या आज का कैश जो है वो कल अर्ली मॉर्निंग में हम उसको डिपॉजिट करते हैं। अब कैश कहाँ कहाँ से आ रहा है, लेकिन ये बात है जो आप सेल्स कर रहे हो वहां से जो कैश आ रहा है वो भी, और जो आपको क्रेडिट कस्टमर ने आपको पे किया वो भी, ये सारा जितना कैश आ रहा है ये सारे का सारा एज इट इज बैंक में जमा आ जाएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कस्टमर के चेक के थ्रू आपको पेमेंट करते हैं,
अगर तो आपको चेक के थ्रू कर रहे हैं तो वो तो इशू खत्म हो गया, वो तो वैसे ही बैंक में जाएगा। लेकिन अगर कैश के थ्रू पे कर रहे हैं तो फिर आपको वो कैश जो है वो आपको बैंक में एज इट इज जमा कराना है, उसमें से एक रकम खर्च किए बगैर, उसमें से कोई अमाउंट आपने खर्च नहीं करना। ओके, अच्छा अब जैसे हम सारी के सारे पैसे बैंक में जमा करा देते हैं, फिर मुझे बताएं कि हम अपने एक्सपेंसेस कहाँ से मीट करेंगे। तो हम एक पेटी कैश सिस्टम मेंटेन करते हैं जिसको इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं। कैशियर को हम एक कैश दे देते हैं, ठीक है, ये कैश देते हैं कैशियर को वीकली बेसिस पे, ठीक है, एक पूरे वीक का हम उसको सपोज 50,000 जो है वो उसको दे देते हैं। अब ये कैश कहाँ से दे रहे हैं आप? अब सवाल ये भी तो है ना, कहाँ से दे रहे हैं? अभी हमने कहा है कि जितना कैश बिजनेस में आ रहा है सारे का सारा आप बगैर खर्च किए बैंक में डेली बेसिस पर जमा करवा देते हैं। तो मुझे बताएं ये कैश आया, ये कहाँ से आ रहा है? ये बैंक से निकलवाया जाता है, ठीक है, बकायदा बैंक से चेक लिया जाता है, वहां से हम ये कैश निकलवा लेते हैं। अब ये कैश किसके पास है? कैशियर के पास। अब पूरा वीक इसमें से एक्सपेंसेस होंगे डेली बेसिस पे, यानी वीकली एक्सपेंसेस होंगे। अच्छा, अब पूरे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो वॉचिंग कर रहा है, और ये भी याद रखिएगा कि हर एक्सपेंस प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड होता है, यानी जो भी हेड होता है, कैश मैनेजर जिसको कह लें, या जो भी उसके ऊपर हेड बैठा है, ट्रेजरर है, वो उसको अप्रूव कर रहा है। विदाउट अप्रूवल कोई भी एक्सपेंस जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अब वो पूरा महीना जब खत्म होता है तो उसके वो एक्सपेंसेस कर चुका होता है सपोज 46,000 की, यानी इस 50,000 में से 46,000 उसके पास एक्सपेंसेस पड़े। तो बताइएगा कितना बैलेंस रहा उसके पास? ऑब्वियसली उसके पास बैलेंस है 4,000। अच्छा, अब ये जो बैलेंस रहा 4,000, तो यही बात है, इससे अब पूरा अगला वीक तो नहीं चला सकता, अगले वीक के भी एक्सपेंसेस काफी ज्यादा होंगे, क्योंकि जैसे हमने इस वीक में 46 हो सकता है, अगले में भी 46 हो जाए, 45 हो जाए, 48 हो जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस हैं इसकी डिटेल जो है वो हम चीफ कैशियर को देंगे, और ये अमाउंट हमें रीइंबर्स हो जाएगी। रीइंबर्स का मतलब क्या है कि हमें ये रकम वापस मिल जाएगी, यानी अब हमें एक और चेक मिल जाएगा 46,000 का, जो हम बैंक से कैश करवा लेंगे। कैशियर बैंक से कैश करवाएगा, जैसे कैश करवाएगा ये रकम जो है वो बैलेंस में ऐड हो जाएगी, और बैलेंस बढ़कर दोबारा 50,000 हो जाएगी, ठीक है। और जब नेक्स्ट वीक शुरू होगा तो आपके पास कितना बैलेंस होगा? अगेन 50,000। यानी इन शॉर्ट जितने एक्सपेंस करते हैं वो डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर आप उसको कैश में कन्वर्ट करवा दें, ठीक है। ये जो 50,000 की अमाउंट है इसको हम नाम देते हैं इस टर्मिनोलॉजी में फ्लोट। फ्लोट वो अमाउंट होती है जो आपने मेंटेन रखनी होती है, कि यानी जब भी आपका वो स्टार्ट हो आपके पास वो चीज उतनी रकम मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फ्लोट जो है, अब सवाल, अब एक और क्वेश्चन ये है कि क्या ये फ्लोट फिक्स रहता है या ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है? देखिए ये डिपेंड करता है बिजनेस की नीड्स पर। अगर तो आपके एक्सपेंसेस वीकली बढ़ जाते हैं तो आपको फ्लोट बढ़ाना पड़ेगा, अगर एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं तो फ्लोट कम भी कर सकते हैं। जैसे कई दफा कुछ सीजनल वर्क होता है, कुछ सीजन आता है तो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, ऑफ सीजन आता है एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, तो आप उसके हिसाब से अपने फ्लोट को भी मूव कर लेते हैं। कभी फ्लोट ज्यादा करते हैं, कभी फ्लोट कम होते हैं, लेकिन ये डेली नहीं कम ज्यादा हो रहे हैं, डेली नहीं, मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड के टाइम, लाइक 3 महीने का सीजन है, 3 महीने के बाद चेंज आएगी, तो मैं 3 महीने के लिए एक ही फ्लोट रखूंगा और 3 महीने के बाद फिर फ्लोट में चेंज करूंगा, ठीक है। ये पूरा जो सिस्टम है इसको हम कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? देखिए अब फर्ज करें अगर आपसे ये सारे के सारे डैमेज हो जाता है, रिकॉर्ड डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रिकॉर्ड को बड़े इजीली मेंटेन कर सकते हैं। कैसे कि ये जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं ये आप रीइंबर्स करवा रहे हैं,
रीइंबर्स क्या है कि आपने उसके गेस चेक ले रहे हैं किससे, चीफ कैशियर से, तो आप बैंक स्टेटमेंट निकाल लेंगे और बैंक स्टेटमेंट के थ्रू आप देख लेंगे कितने पेटी कैश की रीइंबर्समेंट करवाई है। अब जितनी रीइंबर्समेंट करवाई है वो सारे एक्सपेंसेस थे मेरे, ठीक है, और ये सारे अप्रूव्ड एक्सपेंसेस हैं, ये अनअप्रूव्ड नहीं है, इसको हम अप्रूव्ड एक्सपेंसेस कहते हैं, अप्रूव्ड, ठीक है। अब पेटी कैश जो है ये कोई इतना फेमिलियर टॉपिक नहीं है, पास पेपर में एक सिंगल एग्जांपल भी नहीं है, यानी आज तक ये पेपर में नहीं आई, ठीक है, यानी नॉट आस्क्ड इन पेपर। इसका ये मतलब नहीं कि ये नहीं आएगी, जो चीज कभी नहीं आई होती वो आ सकती, वो हमेशा रहती, लेकिन अभी तक ये हमारा पेपर में नहीं आई, इस वजह से हम इसको इम्पोर्टेंस कर देते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस कम देने का मकसद ये नहीं है करना नहीं है, आपने बिल्कुल करना है, करके जाना है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर वो ओवरऑल प्राइम बुक्स लेते हैं जिसमें पेटी कैश शामिल नहीं होता, क्योंकि पेटी कैश का क्वेश्चन जब भी आएगा ना वो अलहदा से आएगा, लेकिन बाकी प्राइम बुक्स का क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में आएगा, जो अभी हमने पढ़ा जितना भी वो सारा का सारा हमारा कॉम्बिनेशन में आएगा। अब इसका फॉर्मेट क्या है और कैसे बनाएंगे वो एक्सेल में ही हम बात कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है। तो मैं एक्सेल की फाइल ओपन करता हूँ, उसके बाद आपसे शेयर करता हूँ। जी, इसको थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं। अब इसका जो फॉर्मेट होता है ना पेटी कैश बुक का वो बिल्कुल जरा डिफरेंट किस्म का, और ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, इवन बुक टू बुक आप देखेंगे ये थोड़ा सा इसमें फर्क होता है फॉर्मेट, लेकिन इंफॉर्मेशन सारी वही होती है, ठीक है। ये पेटी कैश बुक में बनाना इसका फॉर्मेट जो आपको अच्छी तरह आना चाहिए। यहाँ सबसे पहला कॉलम हम बनाते हैं रसीद। ये रिसीट कौन सी है कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो कैश आप ले रहे हो चीफ कैशियर से, जो कैशियर ले रहा है मेन कैशियर से, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे डेट, अगेन डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन का बाद टोटल, यानी कितनी अमाउंट आप खर्च कर रहे हो टोटल। उसके बाद फिर यहाँ पर ना हेड वाइज आप एक्सपेंसेस बनाएंगे, जो जो सा एक्सपेंस किया है उतने हेड बनाते जाएंगे। आमतौर पे याद रखिए कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो 4 से 5 हेड वो यूज कर सकता है, ठीक है, या ये जितने हेड हैं वो सारे आप यूज करेंगे और उसके बाद महीने के बाद उसको बैलेंस करते जाएंगे। अब मैं एक्सपेंसेस के नाम इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन के मुताबिक हम लिखेंगे कि यहाँ पर मैं इसी तरह इसको रोकूंगा या, और अब एक साथ साथ एग्जाम्पल बनाएंगे ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। ओके जी, अब मैं लेता हूँ यहाँ पे फॉलोइंग transactions are related to ABC for first week of March. अब यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले मार्च मार्च हम लिखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेटी कैश रुपीज
25,000। और ब्रैकेट में मैं आपको ये वर्ड लिख रहा हूँ फ्लोट, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि ये हमारा इसमें जो हमारे एक्सपेंसेस हुए थे वो हमारे कैश में कन्वर्ट होने के बाद ये हमारा फ्लोट बन गया 25,000। हम क्या करेंगे कि ये रिसीट साइड पे, अब चूंकि ये बैलेंस है, ठीक है, तो रिसीट साइड पे हम बैलेंस लिख देंगे 25,000 और यहाँ पर मैं डेट डालूंगा 1 मार्च। फर्स्ट मार्च को यहाँ अब हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे बैलेंस BT, ये बैलेंस। इससे आगे ये जितने भी ये एक्सपेंसेस हैं, ये भी मैं सिर्फ बैलेंस लेके आया और ये बैलेंस रिसीट होती है कि ये मेरे पास उतना कैश जो है वो मेरे पास मौजूद है बिजनेस के प्रेमिसेस में, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। मार्च 1 following expenses were paid by cashier from petty cash। अब इसमें सबसे पहले लिख रहा हूँ ये bus fare paid to employee for office work rupees 90 150 कर देते हैं। कोरियर चार्जेस paid rupees 400। refreshment expenses 8 rupees। 490 photocopy expenses paid rupees 220। मैंने आज की डेट के 4 हेड लिखे हैं, 4 डिफरेंट ट्रांजैक्शन लिखी है। आज ये एक्सपेंसेस हुए, ठीक है, मार्च को। तो अब मैं 1 मार्च पे दोबारा आता हूँ। अब मैं सारे एक्सपेंसेस लिखूँ। अब एक्सपेंसेस में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मुख्तसर लिखते हैं, जैसे पहले मैंने बस फेयर पे किया, बस फेयर मैंने पे किए भाई को 150 रुपीज का, जो टोटल में तो अमाउंट आती जाएगी 150 अमाउंट आ गई। अब आपने डिसाइड करना है ये किस हेड में फॉल करेगा। ये जो आपके पे करते हो बिजनेस के फेयर, जैसे आपने ऑफिस के लिए किसी जगह किसी मार्केट में या कहीं पर किसी पर्सन को भेजा है, तो उसके लिए जो एक्सपेंसेस आएंगे वो ट्रैवल में आते हैं, ये ट्रैवलिंग में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब ट्रैवलिंग में हमारे कितने एक्सपेंसेस हुए हैं 150, यानी ये टोटल अमाउंट लिखने के बाद आपने देखना है किस हेड में जाएगा, ठीक है। इससे आगे देखें तो आपने कोरियर पे की है, कोरियर को आपने पे किए हाउ मच 400। अब कोरियर के एक्सपेंसेस जाते हैं पोस्टेज में, तो मैं ये 400 की अमाउंट पोस्टेज में ले जाऊँ। उसके बाद रिफ्रेशमेंट आपने दिए, तो गेस्ट आते हैं डेली बेसिस पर, उस पर जो आज का खर्चा है वो आपका 490 है। और ये 490 ऑब्वियसली मैं ये हेड में डालूंगा एंटरटेनमेंट, अब एंटरटेनमेंट का आ गया हेड 490 का। एंटरटेनमेंट के बाद हम नेक्स्ट आखिरी देखें तो फोटो कॉपीज करवाएंगे, और फोटो कॉपीज है आपके 220। अब ये जितनी भी फोटो कॉपीज हैं ये हम नॉर्मली डालते हैं मिसलेनियस में, और ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस कई ऐसे होंगे उसको हम मिसलेनियस में ट्रांसफर करेंगे।
ये आखिर में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैक्सिमम मैंने कहा 5 तक हेड आते हैं, तो ये मिसलेनियस हम सबसे एंड पे लिख देते हैं, छोटे छोटे एक्सपेंसेस सारे इकट्ठे करके उस पे हम डालते हैं। ठीक, आज की सारी ट्रांजैक्शन हमारी मुकम्मल। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी मार्च 0, कैशियर 8 फॉलोइंग expenses out of petty cash। कैशियर ने पेटी कैश में से कुछ एक्सपेंसेस जो है वो पे किए। लेट्स स्टार्ट। अब इसमें सबसे पहले हम लिख देते हैं फोटो कॉपी एक्सपेंसेस जो है आज के वो 390 है। परचेज किया आपने स्टेशनरी आइटम्स रुपीज 2450। अब आपने पे किया टैक्सी फेयर टू मैनेजर फॉर ऑफिस 1250। देन आपने पे किया रिफ्रेशमेंट फॉर गेस्ट रुपीज 1890। आज की भी मैंने 4 हेड बनाए। ठीक है जी। अब आइएगा 2 मार्च को। 2 मार्च सबसे पहले आपने पे किए कौन से एक्सपेंसेस, फोटो कॉपीज। तो मैं यहाँ लिखूंगा फोटो कॉपीज, और फोटो कॉपीज के जो एक्सपेंसेस हैं वो किस हेड में जाएंगे। पहले टोटल में अमाउंट लिख लें 390, ये हमारे ट्रांसफर होंगे मिसलेनियस। ठीक है। उसके बाद आपने स्टेशनरी आइटम खरीदी है 2450, स्टेशनरी 2450। अब ये जितनी स्टेशनरी पे की है वो यहाँ पर आ जाएगी। नया हेड ओपन होगा स्टेशनरी। ये मैंने 5 हेड बना दिए, इन्हीं 5 पे हम अब कैश भी अपनी पेटी कैश को क्लोज करेंगे। ठीक है, हम मजीद पे हेड ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हमने टैक्सी फेयर पे किया। टैक्सी फेयर, और टैक्सी फेयर हमने पे किया 1250 का, ये टोटल में आ गया, और 1250 में ट्रांसफर कर दूंगा ट्रैवलिंग को, क्योंकि आपने फेयर पे किया, ये ट्रैवलिंग में जाएगा। उसके बाद फिर आपने रिफ्रेशमेंट पे की है, रिफ्रेशमेंट गेस्ट के 1890। ठीक है, ये 1890 मेरा जाएगा एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। याद रखो कि जितने एक्सपेंसेस आप टोटल में लिख रहे हैं वो किसी न किसी हेड में जरूर जाने चाहिए, क्योंकि यहीं से हमने लेजर में पोस्ट करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मार्च 3, पेटी कैश expenses related to the activity are given below। मुख्तलिफ वर्डिंग्स आती रहती हैं, उसके मुताबिक हम लिखते हैं। तो यहाँ लिखूंगा पेड टू courier company for dispatching of letters to customers, rupees 7,900। उसके बाद पेड charity to poor people
deserving people rupees 3000। उसके बाद हम ले लेंगे जी नेक्स्ट में पेड फॉर फोटोकॉपीज ऑफ ऑफिस डॉक्यूमेंट्स rupees 550 और पेड for refreshment of guests rupees 660। अब आज के भी हमने जरा 4 हेड बनाए और 3 मार्च को आ जाते हैं। 3 मार्च आज हमने सबसे पहली जो पेमेंट की है, ये मैं जो हेडिंग्स हैं इनको हाईलाइट कर रहा था ताकि ये हेडिंग्स और नीचे एक्सपेंसेस। अब इसमें सबसे पहला जो हेड है वो कोरियर आपने पे की है। तो कोरियर हमने पे की है 7900। ये डिफरेंट लेटर्स भेजे होंगे। 7900 के हमने कोरियर चार्जेस पे कर। अब ये कोरियर चार्जेस हमारे जाएंगे पोस्टेज पे। उसके बाद नेक्स्ट आज की जो पेमेंट है वो चैरिटी आपने दी है। चैरिटी आपने दी है 3000 रुपीज। अब जितनी चैरिटी दी है वो हमारी इस हेड में आएगी। ट्रैवलिंग में नहीं आ सकती, पोस्टेज में नहीं आ सकती, एंटरटेनमेंट में नहीं आ सकती, स्टेशनरी में नहीं दे सकते हम। इट्स एब्सोल्युटली इट विल बी ट्रांसफर्ड टू मिसलेनियस। ठीक है। अब हम हर एक चीज के छोटे छोटे मामूली जो एक्सपेंसेस होते हैं सबके हेड नहीं ओपन करते हैं। हम एक हेड मिसलेनियस का रखते हैं। मिसलेनियस का मतलब होता है मुतफर्रिक, यानी छोटे छोटे एक्सपेंसेस सारे इकट्ठे कर दिए जाते हैं। इस तरह अगर आप हर चीज का अलग हेड बनाए तो बिजनेस में इतने ज्यादा हेड हो जाते हैं तो फिर कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद फिर आपने फोटो कॉपीज करवाई। आज की फोटो कॉपीज का जो पेमेंट है वो 550 रुपीज है और फोटो कॉपीज हमारी जाएंगी अगेन मिसलेनियस में। उसके बाद आपने रिफ्रेशमेंट दी है। डेली बेसिस पे गेस्ट आते हैं उनको 660 रुपीज की, वो हमारी एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस में मूव कर जाए। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं हम मार्च 6। Following expenses were paid by cashier from petty cash। और यहाँ पे हम लिखते हैं fare paid to different employees for office work rupees 1110। Then paid courier bill for dispatching of letters to customers rupees 3500। Paid for refreshments of guests rupees
अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, आवाज़ आ रही है आपको? सर की लाइट चलेगी है 5-10 मिनट तक, वो भी आते हैं। ओके, एनी इशू? No problem, ma'am. Okay, ma'am. ओके। ओके, ये थोड़ी देर हम कुछ ये जनरल टॉपिक्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके आगे से रिलेटेड है, तो इफ़ यू डोंट माइंड हम लोग ये कर लें। जी फ्रेंड्स। यस Yes, मैम। ma'am, कर लेते हैं. ओके। ओके, मैं ये स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ओके, वेरियस कॉन्सेप्ट्स इन अकाउंटिंग। ये आप लोगों के वेरियस कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अभी आप लोगों ने जाके कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगे। ठीक है। ओके, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखिए, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, ये आप लोगों ने सर से पहले भी डिस्कस किया हुआ है और हम लोगों ने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है कि सो फार एज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कंसर्न्ड, बिजनेस एंड द बिजनेसमैन शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट पर्सन। ठीक है, बिजनेस और बिजनेसमैन को हमने सेपरेट ट्रीट करना है, यानी हमने जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करनी है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम अगर इसको सॉल्व करेंगे ट्रांजैक्शंस को, तो वो हमारी सही होंगी। मोस्टली आप लोगों के क्वेश्चंस में, आप लोगों के टेस्ट में भी यही बात थी कि आप लोगों ने उसको जो ट्रांजैक्शंस की पुटिंग थी वो आप लोगों को सही नहीं आई थी, डेबिट क्रेडिट का रूल। तो वो आपने क्या होता है, आपने कॉन्सेप्ट को बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट से देखना होता है। ठीक है, ना कि ऑनर के कॉन्टेक्स्ट से देखें। ठीक है, इसमें कोई मसला? ये तो आप लोगों ने पहले भी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। Yes, ma'am, no issue. ओके, ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट, प्लीज फोकस ऑन द वर्डिंग्स। ठीक है, ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट मीन कि आपका अगर एक डेबिट हो रहा है तो देयर मस्ट बी इक्वल क्रेडिट। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट मस्ट बी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जनरल में जब भी आप ट्रांजेक्शन करोगे तो ट्रांजेक्शन के टू फोल्ड पर्पसेस आपने देखने हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप कहोगे कि एक आपने जो है वो डेबिट कर दिया तो दूसरा जो है वो आपकी फिगर अमाउंट जो है वो गलत से कर दो। नो, अगर आपने 10,000 से अगर डेबिट किया तो आपने क्रेडिट भी 10,000 से करना है। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि आप लोग जो है वो एक को जो है वो 9,000 से कर दो, डेबिट कर दो, और क्रेडिट जो है वो 10,000 से कर दो। यू हैव टू फुलफिल द टू कॉन्सेप्ट विच मस्ट बी डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, और प्लीज फोकस ऑन दिस।
ये इसमें आप लोगों ने जो इसको एलेबोरेट करना है वो इसी तरह ही करना है, ठीक है। फॉर ईच ट्रांजेक्शन देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट, बट द सम ऑफ डेबिट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ क्रेडिट, ठीक है। कुछ जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने टेस्ट में लिखा था जस्ट कि सम ऑफ डेबिट इज इक्वल टू सम ऑफ क्रेडिट। यू आर इन द सीए लेवल, तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने वर्डिंग्स को सही आप लोगों ने देखना है, ठीक है। Next, money measurement concept. Money measurement concept mean only those transactions can be recorded in the books whose value can be measured reliably. यानी कि money measurement concept में आपने ये बात है कि आप लोगों ने उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है जो कि आप रिलायबली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज रिलायबली मेजर नहीं हो सकती हम उसको जो है वो अकाउंट ऑफ नहीं करेंगे। ओके, अक्रूअल कॉन्सेप्ट। अक्रूअल कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहले इसको पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? हम लोगों ने डिस्कशन की भी है थोड़ी बहुत। जी, एनीवन? मैम नहीं हुई। Okay. Accrual concept means any income or expenses which are related to the current accounting year must be accounted for. पहले ये थोड़ी सी बात सुने, देखिए कोई भी इनकम या एक्सपेंस जो कि करंट ईयर से रिलेट करता है, ठीक है, हम उसको अकाउंट ऑफ करेंगे। एंड इनकम और एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू इट्स रिस्पेक्टिव ईयर।